एक हस्बैंड और एक वाइफ की वेकेशन ट्रिप कैसे जिंदगी और मौत के बीच की जंग बन जाती है, कैसे वो एक खतरनाक एडवेंचर के चक्कर में खुद की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्रेग और हेदर को दिखाते हुए, जो अपनी एडवेंचर स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बोट पर चढ़े, वहां मौजूद एक अनजान शख्स उन्हें चेतावनी देता है कि वो जो कुछ भी करने जा रहे हैं वही चीज 1 महीने पहले आए कपल ने भी करी थी। उन्हें भी किसी ने बताया था कि इस एडवेंचर के बारे में, पर उन्होंने खुद के सामने से मौत को आते हुए देखा। तो वहीं उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन इन दोनों को उस बूढ़े शख्स की बातें मजाक लगती है। इतने में वहां पर टकर भी पहुंच जाता है, जो कि गाइड था और बोट का मालिक भी। दोनों से अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपनी बोट की सैर करवाता है। दरअसल ये दोनों एक खास किस्म का एडवेंचर करने के लिए आए हैं, जिसमें इन्हें केज में बंद करके नीचे समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा, जहाँ ये अपने आसपास समुद्री जीवों की खूबसूरती को क्लियरली देख सकते हैं। पर हेदर इसके लिए थोड़ी डर रही है, क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं किया। ऊपर से जब उसने शार्क का नाम सुना तो और टकर की हैरत अंगेज कहानियां सुनी तो उसे और भी डर लगने लग गया। पर ग्रेग उसे दिलासा देता है कि कुछ नहीं होने वाला, बल्कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। अब ऐसा बोलकर उसने उसे मना लिया। फिर दोनों नीचे गए। कुछ ही समय के अंदर इनके पास हजारों की तादाद में शार्क, डॉल्फिन जैसी अलग अलग प्रकार के जीव घूमने लगे, जिनके बड़े बड़े दांत हेदर को डरा रहे। पर धीरे धीरे करके वो इस खूबसूरती को महसूस करने लगती है। अब उसे मजा आने लगा है। कुछ ही देर में इनका टाइम खत्म होने के कारण इन्हें ऊपर खींच लिया जाता है। पर हेदर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे बहुत मजा आया था। पर यह आखिरी बार था जब वो खुश थी, क्योंकि अगले ही पल अचानक से टकर ग्रेग के गले में चाकू मारकर उसे पानी में फेंक देता है। बेचारी हेदर खूब चिल्लाती है, लेकिन ये लोग बीच समुद्र में थे और ऐसे में चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि उसे समझ नहीं आया कि असल में अभी हुआ क्या है। खैर, इस दौरान हम अपनी कहानी के दूसरी लीड माया को देखते हैं, जो कि एक सर्फर है। कुछ सामान खरीदने के लिए वो एक ग्रोसरी शॉप पर जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक मैट नाम के लड़के से हुई। पर वो उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देती और बिना कुछ कहे ही बाहर आ गई। पर वहां भी मैट आ गया, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद आ गई थी। हालांकि माया उसे इग्नोर करती है, पर मैट को पता था कि उसने अभी अभी ग्रोसरी स्टोर से चोरी करी है। अब उसका कहना था कि अगर वो चाहती है कि ये बात स्टोर ओनर को ना पता चले तो उसे उसको लिफ्ट देनी होगी। मजबूरन माया को उसकी बात माननी पड़ती है। अब पूरे टाइम वो कार में उसे बातें ही करती रहती है, जिससे परेशान होकर वो उसे चुप करवा देती है। लेकिन जब उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचकर मैट की कार में रखी सर्फर बोट को देखा तो उसे लगा कि ये भी उसी की तरह सर्फिंग के लिए दीवाना है। तो फिर दोनों में बातचीत होने लगी। फिर पता चला कि इनका म्यूजिक टेस्ट भी सेम है और बात आगे बढ़ गई। अब रात हुई तो मैट अपने घर गया कुछ खाने को लेने के लिए। जब बाहर आया तो देखा कि वहां माया की वैन है ही नहीं। वो तो सर्विंग के लिए निकल चुकी है, वो भी आधी रात को, क्योंकि उसे सुबह का सूरज को समुद्र के बीच से निकलते हुए देखना था। ये उसका सबसे पसंदीदा काम होता है। पर जब वो अपने वैन से अपने कुछ सामानों को बाहर निकाल रही थी, तभी वहां कोई आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि टकर ही था। जी हाँ, जो उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग इस सर्फिंग को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, हिम्मत को सलाम है तुम्हारी। इतने में माया के पास मैट का मैसेज आता है, जो उससे पूछता है कि वो उसे बिना बताए क्यों चली गई। उसने वजह बताई। उसने पूछा कि क्या वो भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन माया उसका रिप्लाई दे पाती उससे पहले वहां से फिर से टकर आ जाता है। और इस बारी उसके इरादे अलग थे। उसने सही मौका देखा और माया को बेहोश कर दिया। हालांकि माया ने बहुत कोशिश की वो खुद को आजाद कर सके, पर टकर की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। इसके बाद वो उसे एक कॉफिन में बंद करता है। फिर अपनी कार से पोर्ट के लिए निकल जाता है, जहां उसकी बोट पहले से खड़ी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो एक कुत्ता बार बार भौंकता है, मानो कि उसे एहसास हो गया कि उसने कुछ गलत किया है। पर टकर कहाँ रुकने वाला था। वो माया को लेकर नीचे आता और वहीं बंद करके चला जाता है। कुछ वक्त के बाद उसकी आंखें खुली तो वो खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। लेकिन सिर्फ वो अकेली नहीं थी। जी हाँ, वहाँ कोई और भी था जिसे उसी की तरह बांधा गया था। बस फर्क इतना था कि वो काफी टाइम से टकर की हैवानियत का शिकार हो रही है। ये थी हेदर, जिसके पति को उसने उसी दिन मार दिया था। जब उसने माया को चिल्लाते हुए सुना तो कहा कि ये सब मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत किया, पर हमारी आवाजें सिर्फ उसके अलावा कोई सुन नहीं सकता। जो सच भी था, क्योंकि सुबह होने पर हम ये देखते हैं माया की चीखें मानो टकर के कानों को सुकून दे रही हों। इस बीच माया को उसी बेसमेंट के वॉल पर एक और लड़की का नाम लिखा मिलता है, जिससे उसे ये अंदाजा हो गया कि वो पहली नहीं है। उसके जैसी न जाने यहाँ कितनी आई होंगी, बस ऐसे ही तड़प तड़प कर मर गई होंगी। पर माया सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं है। उसने कोशिश जारी रखी ताकि किसी भी तरह करके उन बेड़ियों को खोल सके। इतने में वहां पर टकर आ गया खाना लेकर, जिसमें पानी भी था। दोनों बहुत ही ज्यादा प्यासी थी, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पानी को पी लिया।
कुछ ही देर के अंतराल के बाद पहले माया को बेहोशी होने लगी, फिर देखते ही देखते दोनों बेहोश हो गई क्योंकि उस पानी में टकर ने कुछ मिलाया था। वहीं दूसरी तरफ मैट को जब माया का कोई मैसेज नहीं आता तो उसकी वैन को वो खोजते खोजते समुद्र किनारे पहुंच गया, जहां वो तो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ उसकी वैन को टोकर के ले जाया जा रहा था, जो देख उसे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि ये वैन ही माया का घर थी और वैन यहाँ है तो माया कहाँ हो सकती। इसी परेशानी को लेकर वो पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने उसे माया का पूरा नाम पूछा पर उसे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो रिपोर्ट कैसे लिखवाता, इसीलिए बिना किसी सॉल्यूशन के वापस आ गया। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ गड़बड़ का अंदेशा लग रहा है और इसीलिए वो खुद ही कोशिश करने का सोचता है। लेकिन वहां बोर्ड पर तो अब कुछ खतरनाक होने जा रहा है क्योंकि टकर ने हेदर को क्रेन से बांध दिया, खुद कैमरा लेकर खड़ा है ताकि अब आगे जो कुछ भी हो उसे वो रिकॉर्ड कर सके। पास में ही माया भी एक कुर्सी से बंधी हुई थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि हेदर लटकी हुई है। वो उसे कहती है कि वो ऐसा ना करे वरना बहुत बुरा होगा, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेंगे। पर टकर का कहना था ईश्वर तो नीचे रहते हैं जिन्हें वो हमेशा खुश करता रहता है टाइम टू टाइम भोजन देकर, तो उसे ईश्वर से डर नहीं लगता। अब वो धीरे धीरे करके क्रेन को ऊपर कर रहा था, जिस चीज से बेचारी हेदर तो डर के मारे चीखने जा रही थी, चीखे ही जा रही थी। पर रात के अंधेरे में कोई इन्हें कहाँ सुनेगा। हेदर की बदन अब समुद्र के ठंडे पानी को छूना शुरू करती है, जिसके चलते अब उसकी खुशबू भी पानी में फैल चुकी है और कुछ ही सेकंड बाद वो वहां पर आ गए, जिसका डर सबसे ज्यादा हेदर को सता रहा है। शार्क, जिनके आते ही टकर ने अपने कैमरा को हेदर के चेहरे पर फोकस किया ताकि उसके डर को वो महसूस कर सके, उसे रिकॉर्ड करके खुद के पास सेव रखे। देखते ही देखते उसके शरीर के हिस्से कटने शुरू हो गए। ये सब माया अपनी आंखों से देख रही थी, पर टकर को बहुत ही मजा आ रहा था। कुछ ही समय के अंदर हेदर अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़ देता है ताकि वो शार्क उसे पूरी तरह से खाकर खत्म कर दे। इधर माया को फिर से बेसमेंट में लाकर उसने बंद कर दिया और खुद मजे से दारू पीकर डांस करने लगी, जैसे कि मानो अभी जो कुछ भी हुआ ये सब उसके लिए कोई खास बात नहीं है। हालांकि ये सच भी है, ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि नीचे मौजूद माया को कुछ ऐसा मिला है जिससे ये साबित हो गया। जब वो दीवार पर अपना नाम लिख रही थी तो उसे एक जगह दीवार पर अभी नया नया पेंट करा हुआ दिखा। उसे देखकर उसने हाथ से हटाया तो उसके होश उड़ गए। उस पेंट के नीचे उन मरी हुई लड़कियों के नाम खुरेदे हुए थे। उनकी बस इतनी सी गलती थी कि वो टकर की नजर में आ गई, जिसके बाद उसने उन्हें अपने पागलपन का शिकार बनाया। अब दूसरे सीन में मैट अभी भी इसी ख्यालों में खोया है कि आखिर वो अचानक कहाँ चली गई। अब तो उसका सर्फिंग में भी मन नहीं लग रहा है। इस बीच उसे एक टूटी हुई सर्फिंग बोट मिली, जिसे देखकर उसे ख्याल आया शायद वो सुबह कहीं समुद्र में खो तो नहीं गई या फिर किसी हादसे का शिकार हो गई होगी। यही सोचकर वो खुद को दिलासा देता है और अपने कामों में लग जाता है। इधर बोट पर माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है क्योंकि माया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वहीं ऊपर टकर खाना खाते समय अपनी किसी पुरानी रिकॉर्डिंग को बड़ी ही आराम से देख रहा था और इसके बाद उसने हेदर की क्लिप को उसके बालों के सैंपल के साथ अपने कलेक्शन में रख लिया, जिसमें हजारों डिस्क थी। ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी कि वो किस किस्म का शख्स है। यहाँ बेसमेंट में माया को पेशाब की बाल्टी मिलती है। उसे एक आइडिया है, क्यों ना इसके हैंडल को तोड़कर वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल करा जाए। खाने के बाद उसने एक बेहोशी इंजेक्शन भरा और फिर खाना लेकर रूम में आया जहाँ माया सो रही थी, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर उसे इंजेक्ट करने लगता है। पर इससे पहले वो उसे अपने मंसूबों में कामयाब होता, माया उसके गले में वो हथियार घुसा देती है, जिससे वो कुछ ही देर में बेहोश हो गया और इसी का फायदा उठाकर वो उसके पास अपने हथकड़ियों की चाबी लेकर उसे खोल लेती है। वो भाग तो निकलती है लेकिन कुछ ही देर के अंदर उसे होश आ जाता है, जिससे होता ये है कि वो अब उसके पीछे पड़ चुका है और इस बोट को उससे अच्छे से कोई नहीं जानता। एक बारी तो उसने उसे पकड़ ही लिया था, इंजेक्शन लगा भी देता है, पर माया उसे लात मारकर ऊपर आ गई और रेडियो से किसी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश में लग गई, लेकिन कोई नहीं था जो कि इस मदद की गुहार को सुन सके। लेकिन उसी समय उसे दूरी पर एक क्रूज दिखाई दिया। वो डेक पर जाकर चिल्लाने लगी, लेकिन उन्होंने इतना लाउड म्यूजिक किया था कि उन्हें किसी की कोई आवाज नहीं आती। इस बीच वहां टकर भी आ गया, जिसे देख माया ने उसके कैमरा को पानी में फेंक दिया और खुद भी पानी में कूद गई इस उम्मीद में कि स्विम करके उस क्रूज तक पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर बाद वो इंजेक्शन अपना असर दिखाना शुरू करता है। इसके चलते वो वापस से टकर के चंगुल में फंस जाती है। कई दिन बीत जाने के बाद अब पुलिस फाइनली माया की तलाश शुरू करती है। इस बीच मैट को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो बीच की सीसीटीवी फुटेज को निकाले, जिसमें उसे पता चला कि माया की वैन को कोई टो करके ले जा रहा है। अब जूम करने पर पता चला कि ये ट्रक तो टकर का है, क्योंकि उसमें उसकी कंपनी का नाम लिखा है और ये देख फौरन मैट ने उसके बारे में पता लगाया। कॉल भी की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि इधर टकर तो बोट पर था, नहीं तो वो दूसरा कैमरा लेने के लिए मार्केट आया हुआ है, जहाँ उसे अपना अगला शिकार भी मिल गया, जो एक टूरिस्ट थी। इधर अब मैट को जब कुछ पता नहीं चलता तो वो सीधा बोट पर ही आ गया, जो किनारे पर खड़ी थी, लेकिन अंदर जाने पर उसे कुछ खास चीज नहीं मिलती।
इसीलिए वो उदास मन के साथ वापस जाने लगा, लेकिन तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। कान लगाया तो पता चला नीचे से कोई चिल्ला रहा है मदद के लिए। वो फौरन अंदर घुसा और आवाज का पीछा करते फाइनली उस जगह पर पहुंच गया जहां उसके सामने माया लेटी थी। हाथों में हथकड़ी लगी। उसकी हालत को देखकर वो पूरी तरह से हैरान था। ये सब कैसे हुआ? लेकिन माया ने उसे सबसे पहले पुलिस को कॉल करने को कहा, क्योंकि समय बहुत कम है। इसीलिए वो डग पर गया और कॉल करने लगा। लेकिन तभी दोस्तों पीछे से टकर आ जाता है और उसे बुरी तरह पीटता है। मैट भी कम नहीं था, उसने भी पूरी कोशिश की और अंत में उस पर हावी रहा। पर उस बेचारे की किस्मत यहाँ पर खराब थी, क्योंकि तभी वहां डेव आ गया, वही भूला शख्स जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसे लगा कि मैट एक चोर है, इसीलिए उस पर वार किया। लेकिन बाद में ही टकर ने उसकी खोपड़ी खोल दी, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो उसका भांडा फूट सकता था। कुछ समय के बाद जब मैट की आंख खुली तो उसे अपने साइड में माया को लेटा हुआ पाया। उसने सबसे पहला यही सवाल था कि आखिर उस रात वो उसे बिना बताए क्यों चली गई। आज वो जाती नहीं तो ये सब कभी नहीं होता। लेकिन माया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसे पता था कि उसका कोई बुरा अतीत है जो उसे किसी के साथ जुड़ने नहीं दे रहा। यही वजह है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब दोस्तों नाव रुकी, इसीलिए अब टकर फिर से नीचे आता और मैट को वहीं बेहोशी वाला इंजेक्शन देकर ऊपर ले जाता है। जब तक उसे होश आया तो वो क्रेन से लटका हुआ था और उसके साथ भी वही होने वाला है जो कि हेदर के साथ हुआ था। अब माया को पता था कि वो शिकार बनेगा, इसलिए उसने आगाह किया, जरा भी हिलना डुलना मत। अब उसने उसकी बात पर गौर किया, जिससे उसकी जान तो बच गई, पर टकर इसे काफी गुस्से में आ चुका है। उसकी रिकॉर्डिंग बीच में जो रुक गई थी तो उसने इस बारी उसके पेट में एक गहरा जख्म कर दिया और फिर लटका दिया। खून की बूंदें फिर से पानी में जाती हैं और शार्क वापस आ जाती हैं। लेकिन वहां कोई और भी पहुंच गया जो समुद्र में नहीं बल्कि आसमान में था। माया को ढूंढने के लिए अब पुलिस चॉपर का यूज कर रही है, जो कि अब वहां तक पहुंच चुका है और इसीलिए अब उसे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है। अब मैट उसी जख्मी हालत में बेड पर लेटा हुआ, आसपास बस खून ही खून होता है, जो देख माया को समझ आ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका खून ही बहता रहेगा और फिर अंत में वो मारा जाएगा। इसीलिए अब उसने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला लिया। यहाँ उसने अपने मुंह से अपने अंगूठे को काट कर अलग कर दिया, जिससे कि हथकड़ी आसानी से खुल गई। पर इसमें उसकी चीखें निकल गई, पर हिम्मत नहीं हारी। अब उसे इंतजार था टकर का, जिसके आते ही उसने गेट को लॉक करके खुद को बाहर कर दिया। डेक पर जाकर उसने देखा कि पास में ही आइलैंड पर पार्टी चल रही है, तो वहीं स्विम करके जाने लगा। लेकिन तब टकर ने भी उसे देख लिया और स्पीड बोट की मदद से उसे पहले ही किनारे तक पहुंच गया। उसे घसीट कर वापस ले आया और टांग दिया उसी क्रेन पर, क्योंकि अब वो खाना बनेगा इन शार्क का। पर जैसे ही शार्क उसके करीब आए उसने उसे लात मारकर दूर कर दिया, जो देखकर टकर को सही नहीं लगा। इसीलिए वो हार्मोन से उसे दर्द देता है, उकसाता है, पर एक गलती के कारण वो हार्मोन माया के हाथ लग जाता है, जिससे वो क्रेन के ऊपर चढ़ने लगी। और तब टकर ने क्रेन की हुक को खोल दिया और वो नीचे गिर गई, यानी कि पानी में। उसके सामने आ गई वही शार्क, जो उसे कुछ देर घूरती रही, फिर बिना कुछ करे वहां से वापस चली जाती है, जैसे कि मानो उसे पता हो इस शख्स ने उसे उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तकलीफ तो टकर ने उसे दी है, उस पर हार्मोन मारकर। बोट के पीछे से वो वापस चढ़ गई और दबे पांव टकर पर पीछे से वार करके उसे पानी में गिरा दिया, जिसे कुछ ही सेकंड के अंदर वो शार्क उसे अपना निवाला बना लेती है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये सब कुछ उस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था, जिसमें औरों की मौत का मंजर वो रिकॉर्ड करता था। अब माया फौरन एक फ्लेयर शूट करती है, जिसे एक जहाज देख लेता है। इसके बाद वो मैट के पास गई और उससे कहा कि वो जिंदा है, बस उसे कुछ देर और हिम्मत बांधनी होगी। जो सुन उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम ये कर लोगी। माया की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अगर मैट उसे बचाने के लिए यहाँ नहीं आता तो शायद कहानी का अंत कुछ और होता। पर वो आया, उसने हिम्मत दी, तब जाकर उसने हैवान का खात्मा किया और उन हजारों लड़कियों की आत्मा को मुक्ति दी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।